बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स 2 PHY 302 में हम डिस्कस करेंगे टार्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो अगर हम डिफ़ाइन करें टार्क को, हम टार्क के बारे में पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। हम कहते हैं कि जी ये टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हम जानते हैं कि हमारा आम कॉन्सेप्ट जो है वो फोर्स के लिहाज से वो ये है कि जी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। अच्छा, अगर मूव करता है तो डेफिनेटली कोई डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक डोर की बात कर लें, एक दरवाजे की बात कर लें, तो अगर आप जो है वो कोई डोर ओपन करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये डोर जो है ये अपने इस पॉइंट पे दीवार के साथ पिवेटेड है, फिक्स्ड है। आप यहाँ पे हैंडल पकड़ के डोर को अपनी तरफ खींचते हैं, इसका मतलब है कि आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब डोर ने तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, वो दीवार के साथ ही रहेगा, वो आपके साथ साथ तो नहीं चलना शुरू कर देगा, लेकिन वो घूमेगा ज़रूर, रोटेट ज़रूर करेगा अपने इस पिवेटेड पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो अटैच है दीवार के साथ। तो रोटेट करते हुए वो आपकी तरफ आके ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स अप्लाई हुई है, और उस फोर्स अप्लाई होने में हमें फोर्स अप्लाई होने में एक इफेक्ट भी नज़र आ रहा है फोर्स का। तो बेसिकली उसी इफेक्ट को हम टर्निंग इफेक्ट कह सकते हैं फोर्स का, और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वो कोई लीनियर डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होता है उस डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हम कहते हैं कि जी टॉ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इससे हमें पता चलता है कि ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। टार्क जो है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। आर जो है ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे है। फोर्स हम बाहर की तरफ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फोर्स इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, बाहर की तरफ होगी, तो फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मैं फोर्स को, बाहर वाली फोर्स को कुछ इस तरह से शो करने की कोशिश करता हूँ, और याद रखें कि ये परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फिर टॉर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है। आर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, तो टार्क फिर यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। रोटेशनल मोशन में टार्क बिल्कुल वही रोल प्ले करता है जो कि फोर्स जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में रोल प्ले करती है। हम टार्क को जो है वो एक और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है जी? वो है जी टा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फ़ा जो है ये एंगुलर एक्सलेशन है। अच्छा, तो अब ये इक्वेशन जो है वो हमें कैसे मिलती है? इस इक्वेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एफ जो है दैट इज़ इक्वल टू एम ए, और फिर हम ये भी जानते हैं कि ए जो कि लीनियर एक्सलेशन है ये एंगुलर एक्सलेशन के साथ रिलेटेड है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा रिलेशन से। अब अगर हम यहाँ पे ए की जगह आर अल्फ़ा पुट कर दें तो एफ इज़ इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। अब इसी को हम ये टॉर्क वाली इस इक्वेशन में पुट कर दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में पुट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, तो फिर हम लिख सकते हैं कि टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ। तो एफ़ की जगह हम लिख देंगे एम आर अल्फ़ा। आर आर मल्टीप्लाई होकर आर स्केयर हो जाएगा, तो टा इज़ इक्वल टू आर स्केयर एम अल्फ़ा। ये जो आर स्केयर एम है इसको हम एम आर स्केयर में भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं इंटू अल्फ़ा। अब हम जानते हैं कि ये जो एम आर स्केयर है हम स्टडी कर चुके हैं कि दैट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि टा इज़ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। तो इस तरह से हमारे पास जो टार्क के लिए रिलेशन है वो एंगुलर मोशन में, एंगुलर क्वांटिटीज़ में इस फॉर्म में भी हमें नज़र आती है। अल्फ़ा अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो टा को जो है वो और अल्फ़ा को रिलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है इनकी डायरेक्शंस के लिहाज से। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है जी टार्क की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि टार्क जो है ये एक बेसिक क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन जिन क्वांटिटीज से हम ड्राइव कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी।
तो बिल्कुल ये वाली बेसिक रिलेशन जो हम देखें टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो इससे हमें पता चलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें राइट हैंड रूल ये भी कहता है कि आर क्रॉस एफ का जो प्लेन बनेगा टा की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। एफ जो है वो ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे, यानी कि ये पार्टिकल किसी भी चीज़ के ज़रिए से इस पॉइंट के साथ फिक्स है तो और इस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, ये हो गई फोर्स एफ, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है एफ, तो ये हमारे पास है आर, ठीक है, ये आर है। तो हमारे पास जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो आर क्रॉस एफ से इनके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, यानी कि टा हमारे पास जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलरली हम राइट हैंड रूल यानी कि आर से एफ की तरफ रोटेशन दें। इसके लिए हमें आर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम आर को इस तरफ बढ़ा लेते हैं। तो अगर हम रोटेशन दें इससे इस तरफ तो फिर हमें नज़र आएगा कि जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हमें जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। यानी कि हमने राइट हैंड को आर के ऊपर रखते हुए एफ़ की तरफ रोटेट करना है। जब हम एफ़ की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब हमारा जो है हमें अपवर्ड अट्रैक्टेड नज़र आएगा और ये थंब जो है ये टॉर्क की डायरेक्शन हमें बताएगा। तो इस तरह से राइट हैंड रूल के मुताबिक हमें यह पता चला कि अगर यहाँ पे प्लेन के लिहाज से अगर हम बात करें तो आर और एफ़ जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आर और एफ आ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो है वो वर्टिकल आएगा। इसका मतलब है कि टॉर्क जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली वर्टिकल आएगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। कब अपवर्ड आएगा और कब डाउनवर्ड, ये फिर हमें राइट हैंड रूल अप्लाई करते हुए रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। अगर हमारे दोनों वेक्टर यानी कि आर और एफ जो हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि पॉजिटिव प्लेन में लाई करते हैं, तो टार्क भी पॉजिटिव रहेगा। अगर दोनों नेगेटिव में लाई करते हैं फिर भी टार्क जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव में लाई करता है और दूसरा नेगेटिव कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो फिर टार्क जो है वो नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टार्क पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टार्क नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है आर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द फोर्स, तब टार्क हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर हम देखेंगे कि आर का कौन सा कंपोनेंट जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर आता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल थीटा दोनों यानी कि आर और एफ के दरमियान यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, हमने ये आर को एक्सटेंड किया और ये एफ को एक्सटेंड किया तो दरमियान में एंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोर्स को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से यहाँ पे एक राइट यानी कि ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो फिर ये वाली लाइन जो है ये एंगल के बिल्कुल सामने है, तो इसको हम आर साइन थीटा कहेंगे। तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि फोर्स के साथ परपेंडिकुलरली आ रहा है, हमें डायग्राम से क्लियर भी हो रहा है। तो फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि अगर हम टा को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो साथ में यहाँ पे हम एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल का मतलब होता है कि जो प्लेन बन रहा है ये नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है, ये यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा से हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, बिल्कुल इसी तरह से हम आर की जगह फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ले सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ पे हम दोबारा इस चीज़ को समझ लेते हैं डायग्राम बना के। अब देखें कि हमारे पास वही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है उसका डिस्टेंस आर है, यानी कि पार्टिकल की मैं बात करूँ, ये पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है फोर्स अप्लाई करने से, और फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये। इस फोर्स को हम एक्सटेंड कर लेते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो ये फोर्स जो है वो ये इस डायरेक्शन में हमें नज़र आ रही है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि आर को अगर हम एक्सटेंड करें
तो आर को एक्सटेंड करते हुए आर इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों के दरमियान ये एंगल थीटा बनेगा। अगर हम फिर फोर्स का कंपोनेंट देखना चाहें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो फिर हमें फोर्स को का यहाँ से एक जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करने की पड़ेगी जो आर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो आर के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो ये वाली लाइन बना रही है। अच्छा, तो ये फिर ये वाली लाइन जो है ये हम देखते हैं कि फोर्स का एक कंपोनेंट ये बन रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स का दूसरा कंपोनेंट ये बन रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है ये एंगल के सामने है, इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए इसको हम एफ साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं कि हम टार्क को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टा इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। पहले हमने आर साइन थीटा लिया था, अब हम एफ साइन थीटा ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो या तो हम फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लें डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लें फोर्स के साथ और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी कि हम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर। तो दोनों में से किसी एक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेकर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट भी होते हैं, यानी कि अगर हमें कहा गया हो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर फॉर्म में उसके कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है इस तरह से कि ए एक्स जो है ये एक्स डायरेक्शन में, फिर बी वाई, फिर सी जी, ये एक्स वाई जी जो हैं ये यूनिट वेक्टर हैं और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी आर के कंपोनेंट हैं। और फिर हमें एफ दी गई है, F1 x के लॉन्ग कंपोनेंट प्लस F2 y के लॉन्ग कंपोनेंट प्लस F3 z के लॉन्ग कंपोनेंट। अच्छा, इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें R दिया गया है R1x, या चलें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 की बजाय लिख सकते हैं RX x यूनिट वेक्टर प्लस RY y यूनिट वेक्टर प्लस RZ z यूनिट वेक्टर, या हमें ये इस फॉर्म में दिया गया है R इज इक्वल टू RX I प्लस RY J प्लस RZ K, यानी कि ये RX RY RZ जो हैं ये कोई डिजिट्स होंगे, कोई नंबर होंगे जो कि वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि I J K जो है ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे कंपोनेंट्स की। इसी तरह से F हमें दी गई है एफ एक्स मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे भी कोई नंबर होगा I प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के। हमें कहा जाता है कि ये टॉर्क फाइंड आउट करें, तो फिर हम जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। टा इज़ इक्वल टू सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें मिलेगी आर क्रॉस एफ। तो हम इस तरह से लेंगे कि हम डिटर्मिनेंट में यूनिट वेक्टर आई जे के ले लेंगे, और सबसे पहले हम उस वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे जो क्रॉस में शुरू में आ रहा है। क्रॉस में शुरू में आर आ रहा है तो इसके कंपोनेंट लिखेंगे आर एक्स आर वाई आर जी, फिर दूसरा क्रॉस के दूसरी साइड पे जो वेक्टर है वो लिखेंगे यानी कि एफ, तो एफ एक्स एफ वाई एफ जी। अब इस डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें टॉर्क की शक्ल में मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम डिटर्मिनेंट, अगर हमें वेक्टर्स जो हैं आर और एफ वेक्टर्स जो हैं अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं तो फिर हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हुए टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट जो हैं वो न्यूटन मीटर के हैं। ये न्यूटन मीटर जो है इसको हमने न्यूटन मीटर ही लिखना है,
ये जाउल के न्यूटन मीटर जो है ये जाउल के बराबर भी होता है, लेकिन टॉर्क के लिए हमने इसको न्यूटन मीटर ही लिखना है क्योंकि जाउल जो है वो वर्क डन या एनर्जी के यूनिट आते हैं। टॉर्क के लिए हम न्यूटन मीटर ही इस्तेमाल करेंगे। मीटर जो है हमें डिस्प्लेसमेंट से मिलता है, न्यूटन हमें फोर्स से यूनिट मिलता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो टॉर्क का यूनिट बनता है। थैंक यू वेरी मच।